जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आज भी भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी बना हुआ है। 12 मार्च 1993 बम धमाके में तो उसकी भूमिका रही ही, लेकिन और भी कई सारी हत्याओं के मामले में, कई दूसरे आपराधिक मामलों में भी वो मुंबई पुलिस की ओर से वांछित है। दाऊद को पकड़ने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन दाऊद अब तक हाथ नहीं आ सका है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो ऐसे ही एक प्रयास के बारे में है, जब मुंबई पुलिस ने एक विशेष दस्ता युवा अधिकारियों का बनाया था दाऊद को पकड़ने के लिए, वो भी पाकिस्तान की जमीन पर जाकर। या तो उसको पकड़कर वापस लाना था या फिर उसे वहीं खत्म करना था। तो कैसे वो दस्ता तैयार हुआ था, कौन कौन लोग थे उसमें और किस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी उस दस्ते को, यह हम जानते हैं। उसी दस्ते में शामिल एक अधिकारी इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जिनका नाम है अविनाश धर्माधिकारी। अविनाश जी, जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अविनाश धर्माधिकारी जी बतौर एसीपी हाल ही में रिटायर हुए मुंबई पुलिस से, और जैसा मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि बतौर क्राइम रिपोर्टर मेरा इनसे अक्सर मिलना जुलना तो होता ही था, लेकिन निजी तौर पर भी ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके रिटायरमेंट के बाद भी हमारी मेल मुलाकात होती रहती है। तो ये किस्सा इसी दौरान उन्होंने सुनाया है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं। अविनाश जी, बताइए कि वो कौन सा स्क्वाड था, वो कौन सा दस्ता था जो कि बनाया गया था, जिसके आप सदस्य थे, जिसको दाऊद का काम तमाम करना था? मेरे ख्याल से 27-28 साल पहले की बात है, जब होम मिनिस्टर श्री गोपीनाथ मुंडे जी थे। गोपीनाथ मुंडे जी ने दाऊद गैंग या जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम था उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आदेश पुलिस डिपार्टमेंट को दिए गए थे। आपने देखा होगा कि उनके टेन्योर में बम्बई में सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स हो गए और ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका उनके कार्यकाल में हुआ। तो उस वक्त मुंबई पुलिस या पूरा इंडिया को हेडेक और तकलीफ देने वाला एक ही शख्स था ऑर्गेनाइज क्राइम का, वो था दाऊद। तो एक ऐसा विचार आया क्यों ना दाऊद को खत्म किया जाए, ताकि ये सब नीचे के लोग हैं जो आज छोटे दिन ब दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये पूरा खत्म हो जाए करके। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक काफी सीनियर लेवल पे बातचीत होके, मेरे ख्याल से उस वक्त हमारे डीसीपी थे राकेश मारिया साहब और एडिशनल सीपी थे शिवानंदन साहब। तो उनकी और सीनियर ऑफिसर्स की बात होके शायद गोपीनाथ मुंडे साहब का भी इसको परमिशन था और एक स्क्वाड बनाया गया था। वो स्क्वाड ऑलमोस्ट मुंबई क्राइम ब्रांच के 13 ऑफिसर थे उसमें मैं भी था। और वो इसलिए याद है, ये मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि 9 जून 1995 में मेरा शादी तय हो गया था और उससे पहले ये 15 या 20 दिन पहले की बात है। तो जब मुझे पूछा गया था क्या तुम इस स्क्वाड में आ सकते हो, क्या इस स्क्वाड में आने वाले हर शख्स से, हर ऑफिसर से पर्टिकुलरली पूछा गया था कि आप विलिंगली ये स्क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें जो धोखे थे वो उनको समझाए गए, जो खतरे थे, जो जोखिम थे, जो काम जिस डेंजरस काम के लिए हम जा रहे थे उसमें से बच के आने का चांसेस भी काफी कम था, इसकी भी हमको अंदाज दिया गया था। लेकिन मैं आपको फक्रे के साथ और गर्व से कहना चाहूंगा, जिन 13 ऑफिसर को ये पूछा गया उसमें से एक ऑफिसर ने ना नहीं कहा और उसके भी एक जुनून था। उस वक्त क्राइम ब्रांच में ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ फाइट करने का एक जुनून था। हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी उतने मोटिवेटेड थे और हमको भी मोटिवेट किया था उन्होंने। तो 13 के 13 ऑफिसर ने विदाउट कोई हिच इसको एक्सेप्ट किया था, इस ऑफर को। इसलिए मेरे को याद है कि मेरा उस वक्त शादी तय हो गया था और हमको एक कंडीशन ये था कि ये ऑपरेशन के बारे में किसी और जगह पे कहीं भी बात नहीं करने का। तो मैंने फिर मेरा जो होने वाली मेरी मिसेस थी उसको फिर बोला कि मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, शायद मुझे 2-3 महीने का ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे अपना आना वापस मुमकिन नहीं लग रहा है, ऐसे में शादी करना बहुत बड़ी गलती होती थी। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए मेरे होने वाली मिसेस को विनती की कि हम लोग शादी को पोस्टपोन करें करके। वो भी तैयार हो गई थी, हमारे घर वालों से बातचीत हो गई थी, थोड़ा सा हम लोग शादी को पोस्टपोन करें करके। और इस दरमियान हमारी ट्रेनिंग भी चालू हो गई थी। मुझे याद है किसी बाहर के कंट्री से एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स हमको ट्रेन कर रहे थे, हम लोग 13 के 13 ऑफिसर्स को। मार्केट में जो उपलब्ध एक्सप्लोजिव है, जो उपलब्ध मटेरियल है, उसको इकट्ठा करके एक्सप्लोजिव किस तरह से बना जा सकता है, इम्प्रोवाइज
एक्सप्लोजिव डिवाइस किस तरह से बनाया जा सकता है और उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में वो ट्रेनिंग था। साथ ही साथ और भी ऐसा ट्रेनिंग था कि कुछ व्हीकल्स चलाना किस तरह से, फायरिंग और इसका तो हमको ट्रेन ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग रहता ही है। उसके सिवा कम्युनिकेशन जेस्चर रहता है, सीक्रेट कम्युनिकेशन किस तरह से करने का, वर्ड्स को सीक्रेटली कैसा डिस्क्राइब करने का, इशारे से किस तरह से एक दूसरे से बात करने का, ये सब ट्रेनिंग 2-3 दिन मेरे ख्याल से चला था। और उस सब ऑफिसर्स की हमारी मेंटेलिटी हो गई कि अभी अपने को ये ऑपरेशन में जाने का। एक में से हमारे में 13 में से एक भी ऑफिसर नर्वस नहीं था, उल्टा हम लोग उत्साहित थे कि कब हम जाके वो टारगेट को हिट करते। तो ये एक लगाव था, एक जुनून था पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ, एक जान निछावर करके भी अपने देश का दुश्मन को खात्मा करने का एक प्रकट इच्छा थी हमारी। तो ये 13 जन का स्क्वाड था उस वक्त। तो इसमें ये बताइए कि आपको ब्रीफ क्या दिया गया था कि आपका टारगेट क्या होगा और उसके लिए आपको कैसे जाना होगा और उस टारगेट के लोकेशन के बारे में कैसे पता चलेगा, वो सारी आपको इनिशियल जो ब्रीफिंग हुई थी वो क्या हुई थी? इनिशियल ब्रीफिंग में हमको टारगेट का नाम नहीं दिया गया था, ओनली फॉरेन कंट्री में जाके फॉरेन लैंड पे अपने को एक्सिक्यूट करना है इतना बताया गया था। लेकिन हमको ट्रेनिंग के दरमियान और जो टोपोग्राफी समझाई गई थी और उस वक्त का सिचुएशन ध्यान में रखते हमको ये पता चल गया था कि टारगेट वॉज दाऊद, उसको एलिमिनेट करने का ये कोशिश कर रहे थे हम लोग। उसके लिए ये स्क्वाड केवल दाऊद के लिए बनाया गया था और प्रोबेबली वो उस दरमियान कभी कोई उस टाइम जब आप 95 की बात करेंगे सोचेंगे तो दाऊद का दुबई में आना जाना था उस वक्त। हाँ, हालांकि उस वक्त वो साल 2001 के बाद में बंद हो गया। हाँ, 2001 तक वो दुबई और पाकिस्तान के बीच में अक्सर आते जाते रहता था। ट्रैवलिंग का जो प्लान था वो शायद अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के पास उपलब्ध था, मुंबई पुलिस के पास उपलब्ध था, तो उस ट्रैवलिंग के दरमियान अटैक करने का प्लानिंग था। तो ये बताइए कि फिर क्या हुआ आगे, उस स्क्वाड को जो है मतलब आगे क्यों नहीं भेजा गया, उसके बाद वो स्क्वाड जो है वो खत्म क्यों हो गया, क्या चक्कर हो गया? ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मालूम नहीं आगे रीजन हमको भी आज तक मालूम नहीं क्या रीजन था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ हो गया और हम लोग को अपने अपने पेरेंट्स यूनिट्स को वापस भेज दिया गया। लेकिन रीजन अभी तक मालूम नहीं क्या हुआ करके, किस वजह से वो ऑपरेशन को कैंसिल किया गया। बाद में हमने जानने की भी कोशिश की लेकिन किसी ने खुल के बात नहीं की, तो ऑथेंटिकली मैं अभी नहीं कह सकता था कि वो क्यों उसको कैंसिल किया गया। हालांकि वो उसमें हम लोग काफी मोटिवेटेड थे और एनर्जेटिक थे और होपफुल थे कि हम ये ऑपरेशन कामयाब करके वापस अपनी कंट्री आ जाएंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए आपने अपनी शादी भी पोस्टपोन कर दी थी क्योंकि आपको जिस तरह का रिस्क था उसका अंदाजा था आपको कि पाकिस्तान में जाकर दाऊद को खत्म करना या फिर जो ट्रांजिट में जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान स्टेज में उन्होंने बताया था कि आने के चांसेस, उन्होंने कुछ छुपाया नहीं था हमसे, क्योंकि उनको जब सिलेक्ट करना था तो उनको ये बताना जरूरी था, तो उन्होंने हमको बताया था आने के चांसेस आपके बहुत कम है, ऐसा पकड़ के ही चलो, तो इसके बाद भी आप आना चाहते हो तो देन ओनली जॉइन एंड वंस यू जॉइन यू शुड नॉट बैक ऑफ, ये इंस्ट्रक्शन था हमको। और उस वक्त फिर वो हम लोग ने विलिंगली ज्वाइन कर लिया था, अपने देश के लिए करने के लिए काम करने बोला ना, जुनून था हमारे सबके दिल में। तो जो 13 ऑफिसर्स को पूछा गया तो 13 के 13 ऑफिसर्स ने उसको तैयार हो गए, एक भी ऑफिसर ने पीछे नहीं कदम हटा लिया। और मैंने फिर मेरी होने वाली वाइफ से भी बात करके शादी पोस्टपोन करने का कोशिश, हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन ये ऑपरेशन कुछ दिनों के बाद कैंसिल हो गया, तो फिर हमने जो शेड्यूल टाइम था उसी टाइम पे शादी हो गई मेरी। तो ये बताइए किस किस रैंक के अधिकारी थे इस स्क्वाड में? इंस्पेक्टर्स लेवल, सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर, ये दो ही लेवल के यंगस्टर्स, उनको यंग ऑफिसर्स चाहिए थे। हाँ, हमको ट्रेन करते वक्त डायरेक्शन के लिए, मोटिवेशन करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स जरूर आते थे, लेकिन एक्चुअल फील्ड में हम लोग 13 जो ऑफिसर थे वो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर था, तो सब इंस्पेक्टर और ऐसे ऑफिसर्स को चुने गए थे जिन्होंने क्राइम ब्रांच में कुछ थोड़ा सा हटके काम किया है, जिनको अंडरवर्ल्ड का नॉलेज है, जिन्होंने फील्ड में अच्छा काम किया है और जिनके डिसीजन पावर्स, मतलब सडनली अगर कुछ सिचुएशन आ गया तो सिचुएशन को टैकल करने का जिसके पास वो एक स्किल है, ऐसे ऑफिसर्स को उन्होंने चुन के लिया था। तो उसमें से आई एम वेरी लकी कि मेरा नाम रिकमेंड हो गया था और मुझे चुना था उसमें। जी, तो एक रहस्य ही है कि आखिर वो स्क्वाड क्यों नहीं जा पाया अपने काम को, अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। गोपीनाथ मुंडे जी इसका मेरे ख्याल से डेली अपडेट्स भी लेते थे, तो ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जी हाँ, बिल्कुल। और आज जो अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड मुक्त है तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है गोपीनाथ मुंडे की रही बतौर होम मिनिस्टर। उन्होंने जिस तरह की छूट, जिस तरह का फ्रीडम मुंबई पुलिस को उन दिनों में दिया था, तो उसने एक बड़ी भूमिका निभाई मुंबई से अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए। और अगर मुझे लगता है कि ये दस्ता अगर अपने मिशन पर निकल जाता तो उसे शायद सफलता जरूर मिलती, क्योंकि मैंने आपका पूरा पुलिस का करियर देखा है, आपके रिटायरमेंट तक, और आप जिस भी केस को हाथ में लेते हो उसमें आपको सफलता मिलती ही है। तो मुझे लगता है कि अगर उस मिशन पर भी आप जाते तो सफल होते और देश का दुश्मन जो है आज कहीं दफन होता। तो खैर, आपको ये किस्सा कैसा लगा, मुझे इस पर आपकी राय जाननी है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और अविनाश धर्माधिकारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को हमसे शेयर करने के लिए। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ। जय हिंद।